इस हफ्ते के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 4 बड़े डेटा पॉइंट्स जो हमें बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी का करंट हाल क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन का। अब कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन फरवरी, मार्च और अप्रैल में लगातार गिरा है और मई में देखें तो मई में भी ऑलमोस्ट 50% गिरा है कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। लास्ट 3 मंथ्स में हम देखें सो मार्च, अप्रैल और मई में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन ऑलमोस्ट 15% गिरा है कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसके कंपैरिजन में अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स देखें तो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन स्ट्रॉन्ग चल रहा है। मई में पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन ऑलमोस्ट 100% डबल हो गया है कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन स्ट्रॉन्ग है और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन वीक है। अब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन वीक होना इन इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग येट। इसका रीजन ये है कि कॉर्पोरेट्स जो है वो नॉर्मली स्टार्ट ऑफ द ईयर में एडवांस टैक्स पे करती है। अब सबसे पहले तो ये जाने कि एडवांस टैक्स किसके बेसिस पे करती है। एडवांस टैक्स पे करने के लिए कॉर्पोरेट्स क्या करती है कि वो पूरे साल का अपना नेट इनकम फोरकास्ट करेगी और वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बेसिस पे, फोरकास्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बेसिस पे कॉर्पोरेट्स डिटरमाइन करेंगी कि इस मंथ मतलब जून तक, अप्रैल से जून तक उनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी रही। तो वो टैक्स लायबिलिटी के बेसिस पे वो टैक्स पे करेंगे। हो सकता है कि लास्ट ईयर स्टार्ट ऑफ द ईयर में कॉर्पोरेट्स ने अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड और वो डिमांड के बेसिस पे इनकम जो फोरकास्ट की वो ज्यादा रही होंगी, तो उन्होंने एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर लिया होगा स्टार्टिंग में। अब एंड ऑफ द ईयर में जनवरी, फरवरी और मार्च ये क्वार्टर में कॉर्पोरेट्स ने ट्रू अप किए होंगे अपने प्रॉफिट्स। ट्रू अप का मतलब है कि उन्होंने जो टैक्स लायबिलिटी एडवांस टैक्स में पे की है वो अगर ज्यादा होंगी तो वो जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों में उसको एडजस्ट करके कम एडवांस टैक्स पे करेगी, राइट। तो ये रीजन हो सकता है कि फरवरी, मार्च में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कम रहा है। अब अप्रैल, मई में भी कम रहा है, लेकिन एक इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है जिसमें वो मेंशन करते हैं कि एज पर देयर सोर्सेज, नॉट ऑफिशियल सोर्सेज बट एज पर देयर सोर्सेज, कॉर्पोरेट्स ने जून तक, अप्रैल में जून तक, जून 15 तक स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट टैक्स जो पे किया है वो है 1,14,000 करोड़, विच इज 24% हायर देन 92,000 करोड़ पेड लास्ट ईयर। ठीक है, जून 15 तक। अब जून में ऑफिशियल फिगर कितना है ये तो हमें जब ऑफिशियल फिगर्स रिलीज होंगे तभी पता चलेगा, लेकिन अगर जून में कॉर्पोरेट्स ने अच्छा टैक्स पे किया तो ये वापस ये दर्शाएगी कि कॉर्पोरेट्स को लग रहा है कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है और दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनकी इनकम भी ज़्यादा होगी। वो इनकम के बेसिस पे वो लोग टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और टैक्स ज़्यादा पे करेंगे। अगर जून में कम कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हुआ तो अगेन ये शायद एक रेड फ्लैग हो सकता है इकोनॉमी के बारे में एंड देयर माइट बी रीजन टू बी कॉशियस। अब हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ये है कि जो सेविंग स्कीम्स है, नेशनल सेविंग स्कीम्स, इसमें कौन सी है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है या सुकन्या समृद्धि स्कीम है, इन सारों में जो इनफ्लो है यानी कि पब्लिक इसमें जो इन्वेस्ट कर रही है वो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। अप्रैल में देखें तो ऑलमोस्ट 20% ईयर ऑन ईयर से गिरा था इनफ्लो, और मई में देखें तो इनफ्लो हैज़ फॉलन बाय ऑलमोस्ट 40% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ क्यों है? वेल, तो आप ये जानिए कि जो नेशनल सेविंग स्कीम्स है ये सब, उसमें से गवर्नमेंट बोरो करती है, ये इसलिए एस्टेब्लिश की गई है। सो क्या होता है कि जो अमाउंट आप इन सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हो वो सारे अमाउंट को इकट्ठा करके गवर्नमेंट डालती है नेशनल सेविंग स्कीम्स फंड, NSSF, उसमें डालती है और उसमें से लेके गवर्नमेंट बोरो करती है, वो बोरो करके गवर्नमेंट स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और ये सब में। तो नेशनल सेविंग स्कीम्स जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बोरोइंग फॉर द गवर्नमेंट और इसमें से इंटरेस्ट भी आपको देती है गवर्नमेंट। अब अगर नेशनल सेविंग स्कीम्स में इनफ्लो कम हो गया तो क्या होगा? नेचुरली गवर्नमेंट के पास बोरोइंग सोर्स कम होगा। बोरोइंग सोर्स कम होगा तो गवर्नमेंट को कहाँ जाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा मार्केट में बोरो करने के लिए। अब गवर्नमेंट मार्केट में जाएगी बोरो करने के लिए, लेकिन मार्केट तो प्राइवेट सेक्टर को चाहिए, प्राइवेट सेक्टर भी तो मार्केट से बोरो करता है, राइट। तो अगर गवर्नमेंट भी मार्केट से बोरो करेगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास फंड्स कम होंगे बोरो करने के लिए। कम होंगे तो क्या होगा? नेचुरली ओवरऑल इकोनॉमी वाइड इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेंगे। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इज दैट गुड? वेल, इट इज नॉट गुड बिकॉज दैट मे डैम्पन द डिमांड इन द इकोनॉमी। नेशनल सेविंग स्कीम्स में इनफ्लो कम होना एक रिस्क है और इसको मॉनिटर करना पड़ेगा टू नो कि गवर्नमेंट इस साल अपना बोरोइंग बढ़ाएगी या कम करेगी। अगर गवर्नमेंट बढ़ाएगी अपना बोरोइंग टारगेट, और ये हमें पता चलेगा जब फुल बजट रिलीज होगा सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में, तब अगर गवर्नमेंट अपना टारगेट बढ़ाएगी तो नेचुरली बॉन्ड्स के जो यील्ड्स है वो ऊपर जाएंगे ऑन द एक्सपेक्टेशन के इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं।
राइट। तो इंटरेस्ट रेट पे एक अपवर्ड प्रेशर आ सकता है। दैट इज वाई इनफ्लोज इन द सेविंग स्कीम्स इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू ट्रैक। अब इससे चलते हैं हमारे थर्ड डेटा पॉइंट पे, जो कि है डिपॉजिट्स के बारे में। अब बैंकिंग सेक्टर में सिनेरियो ये है कि लेंडिंग ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो तो लगातार स्ट्रॉन्ग रह रहा है, लेकिन बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ नहीं रहे हैं। अब बैंक्स का मॉडल क्या है ये तो आप जानते ही होंगे कि बैंक्स डिपॉजिट्स लेके वो डिपॉजिट्स के आधार पे लेंडिंग करेगी, वो डिपॉजिट्स को लेके बैंक्स आगे लोन्स देगी। अब लोन्स देने के लिए डिपॉजिट का बढ़ना जरूरी है। अगर डिपॉजिट नहीं बढ़ेगी तो बैंक्स जो है वो लोन्स कैसे आगे देगी। डिपॉजिट्स को बढ़ानी होगी तो बैंक्स के पास क्या रास्ता है? वेल, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकती है डिपॉजिट्स पे। तो अगर हम फिगर्स देखें तो हाल ये है कि डिपॉजिट्स पे वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 6.9% क्रॉस कर गए हैं। और ये जब से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किया है तब से ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स डिपॉजिट पे वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट्स हैव क्रॉस्ड 6.9%। इसके सामने जो लोन्स पे रेट्स है वो तो 9.6% पे स्टेबल है। अब लोन्स पे रेट स्टेबल है लेकिन डिपॉजिट पे रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक्स के पास जो स्प्रेड है वो कम हो जाएगा। लोन्स पे बैंक्स को मिल रहा है 9.6%, लेकिन डिपॉजिट्स पे बैंक्स दे रही है 6.9%। तो स्प्रेड जो है वो टाइट हो रहा है। और स्प्रेड अगर टाइट होगा, अभी करंटली ये स्प्रेड है 2.9% ऑन एवरेज, अगर स्प्रेड टाइट होगा तो बैंक्स के प्रॉफिट्स भी कम होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है ट्रैक करने के लिए, जिससे हमें पता चलेगा कि बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ कैसी है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ डेटा पॉइंट पे, जो कि है करंट अकाउंट के बारे में। इंडिया ने फर्स्ट टाइम 2007 के बाद करंट अकाउंट सरप्लस रजिस्टर किया है। पैंडेमिक में एक समय में बीच में करंट अकाउंट सरप्लस था, लेकिन एक्सक्लूडिंग द पैंडेमिक पीरियड 2007 के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया ने करंट अकाउंट सरप्लस रजिस्टर किया है। अब ये बड़ी बात क्यों है ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि करंट अकाउंट है क्या। वेल, वेरी सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं तो करंट अकाउंट ये दर्शाता है कि इंडिया में नेट बेसिस पे फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है या जा रहा है। अब करंट अकाउंट के 2-3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सबसे बड़ा कंपोनेंट तो करंट अकाउंट का है ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या है? वेल, ये एक फैंसी टर्म है, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स इट ओनली शोज कि इंडिया का इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है या इंडिया का इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से कम है। अगर इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से तो क्या होगा? जो फॉरेन एक्सचेंज है वो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से नेट बेसिस पे बाहर जा रहा है, राइट। फॉर इंस्टेंस, अगर अमेरिका से इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है तो इंडिया को डॉलर्स में पे करना पड़ेगा अमेरिका को इंपोर्ट करने के लिए, राइट। इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो नेट बेसिस पे डॉलर्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं। बट फॉरेन एक्सचेंज में तो येन, यूरो, ये सब भी करेंसीज होती है। नेट बेसिस पे अगर इंडिया के पास करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रही है तो दैट मे बी बिकॉज इंडिया का इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। और ट्रेड बैलेंस जो है वो एक बड़ा कंपोनेंट है करंट अकाउंट डेफिसिट का। इसके अलावा मानो कि हमारे कुछ वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं तो वो भी इंडिया में पैसे डॉलर्स भेजेंगे, तो ये डॉलर्स अगर इंडिया में ज़्यादा आ रहे हैं तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेगी। इसके अलावा अगर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं बाहर तो वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंडिया को डिविडेंड्स या फिर इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। ये इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड ज़्यादा है तो वो भी करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेगी। अगर नेट मानो या तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, या फिर इंडिया के पास थ्रू रेमिटेंसेस या इंटरेस्ट इनकम या कोई अदर सोर्स से अगर डॉलर्स या फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो ये अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेंगी और करंट अकाउंट सरप्लस में भी ले जा सकता है। इंडिया का हाल ही में मतलब मार्च क्वार्टर में करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। इसका बड़ा रीजन ये है कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस हुआ है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे जाके करंट अकाउंट वापस डेफिसिट में आ सकता है एट नॉट टू मच बट अबाउट 1% तक। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।